हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी में ऐसी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है और आप लोग अच्छे होंगे। और इसी के साथ हम आज उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके सामने लेकर के आए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगा। ये सामान्य हिंदी का प्रश्न का आज हम लोग सॉल्व करेंगे। सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम 40 प्रश्नों का एक संग्रह लेकर के आए हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। समय व्यर्थ न करते हुए हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहले प्रश्न में देख सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई कौन सी है? व्यंजन है, स्वर है, वर्ण है, शब्द है। तो ये आपका उत्तर सी है, वर्ण। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो है आपका वर्ण। प्रश्न नंबर हम दूसरे पे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में हम देखेंगे तो 52 संख्या है। आप देख सकते हैं जो मूल स्वरों की संख्या है वो 11 है, और अयोगवाहक वर्णों की जो संख्या है वो आपकी 2 है, और व्यंजनों की जो संख्या है वो आपकी 39 है, और कुल वर्णों की जो संख्या है वो आपका 52 है। यानी हम कह सकते हैं कि 11 प्लस 2 और प्लस अगर 39 को हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है आपका 52। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या होती है वो आपका 52 होता है। नेक्स्ट चलते हैं कि व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के जो संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आपको अक्षर। ऑप्शन ए सही है, अक्षर कहते हैं। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? यहां पे देखेंगे तो हिंदी भाषा में स्वरों की जो संख्या है वो है आपका 11। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। यानी ये जो टोटल है आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यानी हम कह सकते हैं हिंदी भाषा में जो स्वरों की संख्या है वह है आपका 11, जो आपके सामने दिख रहा है। नेक्स्ट चलते हैं कि हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? तो आपका ये जो मूल व्यंजन है वो उसकी संख्या होती है 33। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो उससे कहते हैं अक्षर, उसको बोलते हैं अक्षर। तो ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियां जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। पहला एक स्वर और दूसरा क्या है? व्यंजन। 2 है तो कौन है? तो स्वर और है व्यंजन। 2 आपके सामने यहां पे मिल गया। नेक्स्ट, निम्न में दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर कौन है? तो दीर्घ स्वर आपका ई है। ई है, देख सकते हैं कि जो है ये नोट ए मूल दीर्घ स्वर आ ये, और ई जोड़ देंगे तो ई, उ जोड़ देंगे तो ए हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो दीर्घ स्वर ये आपके पास ये भी आपका दीर्घ स्वर है, ये भी आपका दीर्घ स्वर है, और ये भी आपका दीर्घ स्वर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह आपका दीर्घ स्वर है। समझ में आ गया? अगर इसमें से कोई भी शब्द आपको इसमें दे देता है तो आप जानिए कि इसे हम दीर्घ स्वर कहते नहीं। अ और अ मिलाकर के आ हो जाता है, ये हो गया आपका दीर्घ स्वर। ई और ई मिलाकर के ई हो जाता है, ये आपका दीर्घ स्वर। उ और उ मिलाकर उ हो जाता है आपका ये दीर्घ। तो ये और ये तीनों क्या है? दीर्घ स्वर है। हम 10वां देखते हैं कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें होती है आपकी 4। ऑप्शन ए सही है आपका, 4 संख्या होती है। इसमें कौन कौन से ह्रस्व स्वर? तो अ, ई, उ, री, ये चारों ह्रस्व स्वर है।
तो यहाँ पे हम चारों का यहाँ पे हम नाम लिख दिए हैं। हो सकता है कि इसमें अगर मान लीजिए ये लिख दिया, ये लिख दिया और ऊ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया सभी, तो ये चारों को जब आप जाने रहेंगे तो ह्रस्व स्वर आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन सी है। तो इसकी संख्या पूछ रहा है तो संख्या होती है 4, यही आपकी चारों ह्रस्व स्वर है। और इसमें से कहीं कोई अगर आपका नंबरिंग करके दे दिया तो आप समझिएगा ये है। नेक्स्ट, स्वर किसका भेद है? स्वर किसका भेद है? तो स्वर आपका वर्ण का भेद है। ऑप्शन ए सही है। हम देख सकते हैं नोट, वर्ण के क्या होते हैं? दो भेद हैं, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। जो स्वरों की संख्या होती है आपकी 11 है और जो मूल व्यंजनों की संख्या होती है वो क्या है? 33 है। यहां पूछ रहा है स्वर किसका भेद है, तो स्वर किसका भेद है? वर्ण की है। तो वर्ण कितने प्रकार के हैं? वर्ण के दो भेद हैं, एक है स्वर और दूसरा है आपका व्यंजन। तो स्वर में आपका 11 संख्या होती है और व्यंजन में आपका 33, यानी मूल व्यंजनों की संख्या होती है आपकी 33। तो ऑप्शन सही उत्तर आपका ए है। इस तरह से आपको फंसाता है। अयोगवाहक वर्णों की संख्या है। अयोगवाहक वर्णों की संख्या है, तो अयोगवाहक वर्णों की संख्या है 2। ऑप्शन बी सही है। और दो कौन है? अंग और अह जो है ये अयोगवाहक शब्द है। इसमें से ऐसे दे सकता है अ और ए, अह, यहां लिख सकता है ए और बी दोनों, और डी लिख सकता है कोई नहीं, कोई नहीं। तो हम ऑप्शन सी सही कर देंगे अगर इस तरह से पूछता है तो। अन्यथा ऐसे संख्या पूछता है तो हम क्या करेंगे? वर्णों की संख्या कितनी होती है? 2, और दोनों ये आपके सामने है। अयोगवाहक शब्द कौन है? ये आपके सामने है। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की जो कुल संख्या होती है आपकी 25 होती है। तो ऑप्शन आपका ए सही है। हम देख सकते हैं कौन, जो क वर्ग में जितने क ख ग घ आते हैं 5, च वर्ग में जो 5, और ट वर्ग में और त वर्ग में और प वर्ग में। तो इस तरह से 5, 5, 10, 15, 20 और ये 25। तो हम कह सकते हैं अगर इनको हम जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्या हो सकती है? 25, और ये 25 आपके सामने आपका है। नेक्स्ट चलते हैं, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है आपका 4 होता है। ऑप्शन ए सही है, 4। और संयुक्त व्यंजन क्या है? छ, त्र, अज्ञा, स्र। ये जो है संयुक्त व्यंजनों की संख्या है, इसलिए यहां पे हम 4 दिखा दिए हैं। और एक संख्या पूछ रहा है तो 4 होता है। वो कौन से 4 होते हैं तो ये आपके सामने नोट में हमने लिख दिया है, जिससे आपको आगे अगर इस तरह से प्रश्नों को घुमाता है तो आपको समझने में कोई दिक्कत न हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त संग्रह आपके सामने लेकर आए हैं। मैं आपको बता दूं, ये मत समझिए क्या कि इस वीडियो से 10 क्वेश्चन फंस जाए या किसी के वीडियो से 10 क्वेश्चन फंस जाए। अगर किसी की भी वीडियो से 4 ही प्रश्न फंसते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2 ही प्रश्न फंसता है तो बड़ी उपलब्धि है। देखिएगा, नेगेटिव मार्क है, ध्यान से आप जो परीक्षा में प्रश्नों को सॉल्व करिएगा, बहुत घबरा करके नहीं सॉल्व करिएगा, बहुत कठिन नहीं है आपका। कंठ तालव्य कौन सा है? इसमें कंठ तालव्य कौन सा है? तो ऑप्शन जो डी है अ आ, ये जो शब्द है वो कंठ तालव्य है। यहां पे देख सकते हैं उच्चारण के आधार पर स्वरों के 6 भेद होते हैं। एक होता है कंठ स्वर जिसको अ आ, ये पूछ रहा है कंठ तालव्य क्या है? तो कंठ तालव्य अ आ है। ये तालव्य स्वर कौन सा है? तो ई। और मूर्धन्य स्वर कौन सा है? तो री है। और ओष्ठ स्वर कौन सा? उ। और कंठोष्ठ स्वर कौन है? ओ औ। तो हमने इसका भी जिक्र यहां पे कर दिया है। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना सकते हैं। और यहां पे बड़ी सरल शब्दों में हमने इसको समझाया है, जिससे आपको कहीं कंफ्यूजन, मतलब इसमें से कुछ भी पूछ दे तो आप कंफ्यूज मत होइए। और जरूर इन प्रश्नों में से 4-5 प्रश्न आपको आने ही वाले हैं। तो बड़े सोच समझ करके हमने इस प्रश्नों का संग्रह किया है आपके दृष्टिकोण से। कंठ तालव्य कौन सा नहीं है? अ आ।
तो कौन सा, अरे सॉरी कौन सा है, तो अ आ आपका कंठ तालव्य है। यहां पे कंठ स्वर देखिए हम बना दिए हैं अ आ। तालव्य स्वर कौन है, ई। मूर्धन्य कौन है, री है। ओष्ठ स्वर कौन सा, उ। कंठोत्थ स्वर कौन सा, ओ अ। इसलिए मैंने इसका सारा डिटेल कर दिया है जिससे आपको समझने में कोई असुविधा न हो। स्वध्वनि का उच्चारण स्थान है, स्वध्वनि का उच्चारण स्थान है आपका तालु है। क्या है आपका, तालु। पूछ सकता है कि तालु उच्चारण शब्द कौन कौन से हैं, तो तालव्य व्यंजन के अंतर्गत जो आने वाले शब्द हैं उसका भी हमने यहां पे जिक्र कर दिया है, जैसे च, छ, ज, झ। देखिए यहां पे इया छूट गया है, इया छूट गया है, य, स। ये सब क्या है, ये सब क्या है, यह मन कह सकते हैं कि तालु। कौन सा है, यह तालु है। ताल उच्चारण ये शब्द है, तो तालव्य व्यंजन के नाम से इसे जाना जाता है। तो तालव्य व्यंजन इसके अंतर्गत आता है। तो ध्वनि का ये उच्चारण स्थान सौ क्या है, तालव्य है। तो घ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, तो घ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। इसलिए ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से अल्प विराम का चिन्ह है, इनमें से अल्प विराम का आपका चिन्ह है, पूर्ण विराम का आपका चिन्ह इस तरह से, अल्प विराम का ये चिन्ह है आपका। तो ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ कि समाप्ति सूचक का चिन्ह क्या है, समाप्ति सूचक क्या चिन्ह। देखिए ऐसे से अगर छोटे छोटे प्रश्न अगर आपके पेपर में आते हैं और गंभीरता से अगर इसे नहीं देखे हैं तो आपके लिए समस्या बन सकता है। हम नहीं कहते, एक ही नंबर आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि नेगेटिव मार्क है, तो इसमें बड़े गंभीरता से देखना। और बहुत बड़ी टीम यूपीपी की तैयारी कर रही है, इसलिए हमें हर पढ़िए वही जो आपको यूपीपी में सिलेक्शन दिलाए, फालतू का पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका ये समाप्ति सूचक का ये चिन्ह है, समाप्ति सूचक का ये चिन्ह है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा अल्प विराम चिन्ह है, निम्न में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है, तो आपका देख सकते हैं ऑप्शन बी। इसके पहले भी वही प्रश्न मैंने लिख दिया था मिस्टेक से, निम्न में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है, तो ऑप्शन बी सही है। यहां पे देख सकते हैं कि अवतरण चिन्ह, यानी हम कह सकते हैं ये आपका अवतरण चिन्ह है और अल्प विराम आपका ए है, आप कह सकते हैं, और उद्धरण चिन्ह आपका ए है। और हम कह सकते हैं ये जो आपका देख सकते हैं ये आश्चर्य चिन्ह, या हम इसको कह सकते हैं विस्मयाधि बोधक चिन्ह, यानी इसको हम आश्चर्य चिन्ह और विस्मयाधि चिन्ह के भी नाम से जानते हैं। तो निम्न में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है, तो आपने ये क्लियर कर दिया, ऑप्शन बी सही है। इन सारे का भी हमने यहां पे आपको जिक्र कर दिया है जिससे आपको समझने में सुविधा हो। शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी है, यहां थोड़ा सा जो टाइप किया जाता है तो उसमें जब पेस्ट किया जाता है थोड़ा सा ये उस तरह का बना देता है, तो ऐसा ना समझें। शुद्ध वर्तनी है इसमें, तो बहुत कंफ्यूजन भरा है, जान लीजिए। 100% जो इस पे विचार नहीं किया है वो फंस जाएगा, मेरा विश्वास है वो फंस जाएगा। अगर नहीं पढ़ा है इस तरह के शुद्ध वर्तनी तो 100% मैं बता रहा हूं वो फंस जाएगा। इसमें भी आप कंफ्यूजन कौन सा है, तो ऑप्शन बी सही है। शमशान जो है ये वाला शब्द है, ये पूरा सा नहीं, देखिए सब एक ही जैसा दिख रहा है आपको, बहुत ऐसे ही पेपर सेट किया जाता है। मैंने भी बहुत सोच समझ करके इसे बनाया है और ऑप्शन इसमें डाला है, तो ये ऑप्शन बी सही है, शमशान। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी में से कम 2 या 3 प्रश्न आपको आने ही आने हैं। विलोम से कम 5 प्रश्न या पर्यायवाची में से, इस सेकंड इसका देखिएगा बहुत अच्छा, उसका भी संग्रह में लेके आएंगे। इनमें से शुद्ध वर्तनी है कौन सा, जैसे सोचनीय, 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 सब एक ही जैसा है, आपको कंफ्यूजन बना होगा, तो ऑप्शन बी सही है, सोचनीय। ये आपका शुद्ध शब्द है, सोचनीय ये आपका शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी है, देखिए प्रामाणिक, प्रामाणिक, अप्रामाणिक, अप्रामाणिक, देखिए सब एक ही जैसा है, आपको एकदम कंफ्यूजन भरा है, तो इसका भी उत्तर आपका बी सही है, ऑप्शन ए प्रामाणिक है।
ये प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक है, ये आपका सही शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा शुद्ध वर्तनी है? सांसारिक, सांसारिक, सांसारिक सब देखिए, सब सांसारिक लिखा हुआ है, लेकिन इसमें से कौन सही है? तो ऑप्शन ए सही है, ये वाला सही है, सांसारिक आपका शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन शुद्ध वर्तनी है? यहां पे भी आप काफी कंफ्यूजन भरा ये ऑप्शन आपको देखने में मिल सकता है। ज्योत्सना, ज्योत्सना, देखिए ये दोनों आपका एक ही हो गया है, तो ये समझिए दोनों सही है मिस्टेक से। ज्योत्सना नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, दोनों एक ही जैसा नहीं है, हम भी यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, एक जैसा नहीं है। यहाँ पे देखिए ये जो है ये ज्योत्सना, ये आधा सौ है, इसमें आपको हम देखें, हम यहाँ पे सॉल्व करने में कंफ्यूज हो गए, तो पेपर में आप अगर नहीं ध्यान दिए होंगे, नहीं अध्ययन किए होंगे, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज आएंगे। ज्योत्सना, ये आपका सही उत्तर, आपका ज्योत्सना ये है। नेक्स्ट चलते हैं, स्वर संधि के प्रकार हैं, स्वर संधि के प्रकार हैं। यहां पे हम देखेंगे कि यहां पे दिए हैं 2, 3, 4 और 5, तो स्वर संधि के ऑप्शन आपका डी सही है, ये 5 है। हमने देखे स्वर संधि के प्रकार को, दीर्घ स्वर संधि, गूढ़ संधि, बृहद संधि, यण संधि और आयादी संधि, इन पांचों का हमने नामकरण यहाँ कर दिया है। तो स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? आपके 5 प्रकार है, पांचों प्रकार का यहाँ पे जिक्र कर दिया गया है। जो है विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद बताइए, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद बताइए, तो ऑप्शन ये आपका सही है। देखिए ये जो है इस तरह से है, ये है विद्या धन, ये आपका अर्थी, सॉरी जैसे यहां पे मैं जो टाइप करता हूं, पेस्ट करता हूं, तो वो ऑटोमेटिक फॉन्ट को चेंज कर देता है, इसलिए इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। मतलब कि ये आपका ये है विद्याधन, अर्थी होता है आपका विद्यार्थी। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे नरेश का सही संधि विच्छेद है, नरेश का, तो ऑप्शन ई सही है। नरधन इस बराबर होता है नरेश, नरेधन स बराबर नरेश, तो यहां पे आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो मेरा विश्वास आप कंफ्यूज रहेंगे, तो नरधन इस बराबर होता है नरेश। नेक्स्ट चलते हैं, तथापि शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तथापि शब्द का, तो ऑप्शन बी सही है, तथा धन पी, तथा धन पी होता है, नहीं सॉरी सॉरी ये नहीं है, एक मिनट। नेक्स्ट ऑप्शन ए सही है, तथा धन अपी, ऑप्शन ए सही है, तथा धन अपी होता है आपका तथापि, तथा धन अपी होता है आपका तथापि। नेक्स्ट चलते हैं, उज्ज्वल का संधि विच्छेद है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद है, तो ऑप्शन ए सही है आपका, यह उद्धन ज्वल या उद्धन ज्वल, इन दोनों में से अगर कोई भी आ जाए तो आपका सही है। इन दोनों में से कोई, या तो उत के बाद हलन देगा या तो द लगा करके देगा, लेकिन ये जो है ये दोनों में एक ही है, ये द भी हो सकता है और तो भी हो सकता है, उत और द उद भी हो सकता है, दोनों मतलब ये दोनों आपका सही, इसलिए हमने दोनों का यहाँ पे जिक्र कर दिया कि कहीं आप अगर आ जाए तो मिस्टेक ना करें। तो उज्ज्वल का जो संधि विच्छेद आपका ऑप्शन ए सही है, सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं, अन्यान शब्द का संधि विच्छेद, अन्यान शब्द का आपका संधि विच्छेद ऑप्शन बी सही है, अन्य धन अन्य, अन्य धन अन्य बराबर होता है अन्यान्य, तो ऑप्शन आपका बी सही है, अन्यान्य। नेक्स्ट चलते हैं कि संधि के प्रकार हैं, संधि के प्रकार हैं, तो हम देख सकते हैं कि संधि के प्रकार 3 है ऑप्शन, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है, तीनों का हमने नामकरण यहाँ कर दिया है,
ताकि आपको दिक्कत न हो। है कौन तीन? समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? विच्छेद, विग्रह, बदलाव या विभाजित। तो इसको बोलते हैं विग्रह, बोलते हैं इसको बोलते हैं विग्रह। ऑप्शन आपका बी सही है, ऑप्शन आपका बी सही है। यथाशक्ति, यथासंभव में कौन सा समास है? यथाशक्ति, यथासंभव में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। तो ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि मृगनयन, चरण कमल, काली मिर्च, गुरुदेव, परमानंद, नीलगाय, प्रिय सखा, सद्भावना, महापुरुष, सज्जन, चंद्रवदन, महाजन में कौन सा समास है? हम कह के अलग अलग 20 प्रश्न बनाए, क्यों ना 20 प्रश्नों को एक ही प्रश्न में पिरो दें। यानी ये शब्द अगर आपके परीक्षा में कोई भी आ जाए तो ये समझ जाइए कि यह कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? यह कर्मधारय समास है। ये शब्द, सारे शब्दों को मैंने एक जगह कर दिया जिससे कि आपको काफी सुविधा हो, मतलब एक साथ बहुत प्रश्नों का आप अध्ययन कर सकें। इसलिए हमने सारे शब्द जो कर्मधारय समास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर इन्हीं शब्दों में से पूछे जाते हैं, एक कोई उठा देगा, इसलिए हमने ही सबको एक जगह कलेक्ट कर दिया और आपको बताया कर्मधारय समास। नेक्स्ट चलते हैं। अवनी का विलोम शब्द है। अवनी का विलोम शब्द है। सही में बताया कि अगर आप नहीं देखेंगे, नहीं अध्ययन करेंगे तो मिस कर जाएंगे। तो ये है आपका अंबर, आपका है अंबर। अवनी का विलोम शब्द क्या है? आपका अंबर। नेक्स्ट, गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। गौरव का विपरीतार्थक शब्द है, तो ये ऑप्शन ए सही है आपका लाघव। ये भी बहुत कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है, ये है आपका लाघव। नेक्स्ट चलते हैं कि अजय का विलोम है। अजय का विलोम है तो ये है आपका जय। अगर अजय लगा दें तो जय हो जाएगा, अजय है तो जय, इसका विलोम क्या है? जय है। नेक्स्ट चलते हैं हम, गुप्त का विलोम है। गुप्त का विलोम है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन भरा है ये प्रश्न। गुप्त का, गुप्त का तो ये है आपका प्रकट। गुप्त का विलोम क्या है? आपका प्रकट, प्रकट। नेक्स्ट, दिवस का विलोम है। ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। दिवस का तो लोग कहेंगे दिन या रात कह देंगे या नकार कह देंगे, तो विभावरी है। इसका जो विलोम का है आपका विभावरी है। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट, रथी का विलोम है। रथी का विलोम है, लोग कहेंगे रथ हो सकता है घोड़ा हो सकता है विरथ हो सकता कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन सही उत्तर आपका सी है विरथ। इसका विलोम क्या है? विरथ। नेक्स्ट, चलिए आज के लिए इतना ही, और मैं चाहूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, पूरा जरूर देखें, तभी मजा आएगा, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।